इस बात को बीते कई साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी उस रात के बारे में सोचता हूँ तो मेरे पूरे शरीर में डर की लहर दौड़ जाती है। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे लंबी और भयानक रात थी। ये बात साल 2004 जून की है। मैं तब 17 साल का था। मुझे भूतों की कहानियाँ बहुत अच्छी लगती थी। भूतों की कहानियाँ सुनकर मुझे डर कम बल्कि मज़ा ज़्यादा आता था। हम 2 भाई हैं। हमारे गांव में हमारी थोड़ी बहुत ज़मीन भी थी। भैया मुझसे 4 साल बड़े हैं। फसल के तैयार हो जाने के बाद कुछ दिनों तक खेतों में फसल की निगरानी करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि फसल के चोरी होने या किसी तरह के नुकसान होने का डर हमेशा ही बना रहता है। वैसे तो पिताजी ही खेत में रखवाली करने के लिए जाया करते थे, लेकिन उस दिन गांव से एक बारात जानी थी और पिताजी को भी उस बारात में जाना था। इसलिए खेतों की निगरानी करने की जिम्मेदारी हम दोनों भाइयों पर रखी थी। रात के करीब 8 बजे मैं और मेरा भाई खाना खाकर खेत की तरफ निकल पड़े। हमारे पास एक टॉर्च और एक लाठी भी थी। खेत की तरफ जाते हुए हमने देखा कि पूरा गांव बिल्कुल सुनसान हो रखा है। गांव के सारे मर्द बारात में गए हुए थे। वैसे हमें कोई डर नहीं था, लेकिन ऐसे माहौल में चारों ओर का खतरा बढ़ जाता है। कुछ ही देर में हम गांव से निकलकर खेतों में आ गए थे। हमारा खेत गांव से करीब 2.5 किलोमीटर दूर एक बिल्कुल सुनसान इलाके में था और हमारे खेत से थोड़ा सा आगे जाकर एक पीपल का बहुत बड़ा पेड़ था, जहाँ गांव के गरीब निचली जाति के समझे जाने वाले लोग अपने मरे हुए बच्चों को दफनाया करते थे। हम दोनों हमारे खेत में पहुंच चुके थे। खेत में रहने के लिए हमने एक ईंट और सीमेंट का छोटा सा कमरा भी बना रखा था। कमरे के अंदर जाकर हमने पंखा और लाइट चला दी और बेड पर बैठ गए और करीब 1 घंटे वहीं बैठे बातें करते रहे। बातें करते करते भैया को याद आया कि हम पीने का पानी लाना तो भूल ही गए। भैया ने मुझसे वहीं रुकने को बोला और पानी लेने के लिए वापस घर की तरफ निकल गए। मैं अकेला वहीं पर उस कमरे में बैठा ही था कि लाइट चली गई। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो गांव में लाइट थी। इसका मतलब जरूर बिजली का तार हिल गया था। कमरा छोटा होने की वजह से वहां गर्मी बहुत लग रही थी, इसलिए मैंने खुद जाकर बिजली के तार को चेक करने का फैसला किया। मैंने टॉर्च उठाई और एक बड़ा सा पतला डंडा लेकर बिजली के खंभे की तरफ निकल पड़ा। बिजली का वो खंभा उस पीपल के पेड़ के पास ही था। वो जगह बिल्कुल सुनसान थी। मैंने जैसे ही डंडे को उठाकर ऊपर तार को हिलाने की कोशिश की कि मुझे कोई आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ किसी औरत की थी। आवाज़ सुनते ही मैं बहुत डर गया कि इतनी रात में इस सुनसान जगह पर कोई औरत क्या कर रही होगी। अंधेरा होने की वजह से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था, इसलिए जिस तरफ से उस औरत के बुदबुदाने की आवाज़ आ रही थी, मैंने उसी तरफ टॉर्च को किया और तब मैंने जो देखा मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। मैंने देखा कि एक बहुत ही डरावनी औरत, जिसके बाल बिखरे हुए थे, सामने ज़मीन पर बैठी थी और पता नहीं कैसे मंत्र से पढ़े जा रही थी। उसने अपनी आंखें बंद की हुई थी और आंखें बंद किए हुई मंत्र को पढ़ते हुए जोर जोर से हिल रही थी। तभी मेरी नज़र उस औरत की गोद में पड़ी तो देखा कि उसने अपनी गोद में एक बच्चा लिया हुआ था, लेकिन वो बच्चा जिंदा नहीं था। वो बच्चे की लाश थी जो कि सड़ चुकी थी और बीच बीच में उस लाश में से खून और मांस जैसा कुछ बाहर निकल रहा था। मैं वहाँ खड़ा वो सब देख रहा था, लेकिन उस औरत ने आंखें खोल दी और वो ठीक मेरी तरफ ही देख रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा था। वो देखकर मेरी तो जैसे सांसें ही रुक गई। मैंने उसी वक्त टॉर्च को बंद की और जितना तेज हो सकता था वहां से भागने लगा, लेकिन मेरे भागते ही वो औरत भी रोने की आवाज़ में चीखते हुए मेरे पीछे आने लगी। भागते हुए मैं बस यही सोच रहा था कि आज ज़रूर मारा जाऊंगा। मैं जल्दी से खेत में अपने कमरे में पहुंचा, दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। बिजली न होने की वजह से कमरे के अंदर बहुत अंधेरा था। मैं वहीं बिस्तर के कोने में बैठकर जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। मैं अपने आप को बस यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो औरत मेरे पीछे यहाँ तक नहीं आएगी, लेकिन ये सब बेकार साबित हुआ। तभी मुझे बाहर से ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने की आवाज़ सुनाई दी। वो मेरे कमरे के बाहर तक पहुँच चुकी थी। वो ज़ोर ज़ोर से अपनी भारी सी आवाज़ में मुझे दरवाज़ा खोलने के लिए बोल रही थी। मैं वहीं कोने में डरा सहमा छुपा हुआ था। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। ऊपर वाले को याद करता हुआ मैं बस यही दुआ मना रहा था कि बस आज बचा ले। मेरे दरवाजे न खोलने पर वो औरत और भी ज़्यादा गुस्सा हो गई थी। गुस्से में मुझे गंदी गंदी गालियाँ और बद्दुआएं देने लगी। उसने कहा कि अगर मैंने दरवाज़ा नहीं खोला तो वो मुझे मार डालेगी, क्योंकि मैंने उसको मंत्र साधना करते हुए देख लिया था। लेकिन मैं कुछ नहीं बोला। मैं बस वहीं कोने में छुपा हुआ रोए जा रहा था। कुछ देर बाद वो औरत वहीं बैठ गई और बोली कि लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। यह बोल के उसने कुछ मंत्र पढ़ना शुरू कर दिए।
शायद उसने कोई अगरबत्ती भी जलाई थी, क्योंकि उसकी महक कमरे के अंदर तक आ रही थी और धीरे धीरे उसके मंत्रों की आवाज़ तेज और तेज होती चली जा रही थी, जिसे सुनते ही मुझे और डर लग रहा था। लेकिन तभी मेरी तबीयत खराब होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे हाथ पैरों को जोर से दबा रहा है। सर में दर्द होने लगा था और चक्कर से आ रहे थे। ऊपर से उसके जोर जोर से मंत्र पढ़ने की आवाज़ें। वो औरत रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। सर का दर्द अब बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था। मैं अपने होश खोता जा रहा था। लेकिन तभी मुझे फिर से दरवाज़ा पीटने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने होश में आते हुए आवाज़ पर ध्यान दिया तो पता चला कि वो तो भैया की आवाज़ है। साथ में कई गांव वालों की भी आवाज़ें आ रही थी। अब मैंने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला तो देखा कि बाहर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो चुके थे। तब भैया ने मुझे बताया कि जब वह पानी लेकर वापस खेत में आ रहे थे तो उन्होंने उस औरत को दरवाजे के बाहर बैठे जादू टोना करते हुए देखा। तो वो समझ गए कि वो औरत ज़रूर कोई डायन है। इसलिए उन्होंने समझदारी दिखाते हुए वापस गाँव की तरफ दौड़ लगा दी और कुछ गाँव वालों को साथ लेकर आ गए। लेकिन वो डायन शायद गांव वालों के आने की आवाज़ सुनकर पहले ही वहां से भाग गई। पर दरवाजे के बाहर अभी भी उस बच्चे की लाश पड़ी हुई थी और आसपास जादू टोने का सामान भी बिखरा पड़ा था। उसके बाद हम सब वापस गांव में चले गए। उस दिन के बाद से पूरे गांव में उस औरत के बारे में बातें होने लगी कि वो डायन कौन थी। अगले 2 दिन तक मुझे बहुत तेज़ बुखार रहा। फिर एक तांत्रिक ओझा ने मुझे ठीक किया। उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन उस रात मेरे साथ जो बीता वो मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता।